बहू ने सबके सामने अपने ससुर से कहा, आपकी देहाती बोली और साधारण पहनावा हमारी कंपनी की इज्जत खराब कर देगा। बूढ़े पिता चुपचाप मुस्कुराकर लौट गए, लेकिन कुछ घंटों ही बाद विदेश उद्योगपति ने ऐसा सवाल पूछा कि बेटे बहू की सारी विदेशी डिग्री बेकार साबित होने लगी। तब उन्हें पहली बार समझ आया कि तजुर्बा की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। शहर के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी इलाके में बनी आयुर्वेदिक लाइफ केयर की भव्य इमारत दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। इस कंपनी ने कुछ ही वर्षों में आयुर्वेदिक उत्पादों की दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया था। कंपनी के युवा निदेशक विवेक चौहान और उनकी पत्नी निशा विदेश में पढ़ाई पूरी करके लौटे थे। दोनों का सपना था कि उनकी कंपनी भारत से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। यूरोप के मशहूर हेल्थ कंपनी का मालिक मिस्टर विलियन खुद भारत आने वाला था। अगर आज की मीटिंग सफल हो जाती है तो कंपनी को लगभग 150 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन मिलने वाला था। पूरे ऑफिस में सुबह से ही हलचल मची हुई थी। कर्मचारी अंतिम तैयारी में लगे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल को विदेश मेहमानों के हिसाब से सजाया गया था। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन, आधुनिक लाइटिंग और हर मेज पर ताजे फूल रखे गए थे। उसी सफेद धोती कुर्ता पहने, कंधे पर सूती गमछा डाले, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए गोविंद चौहान धीरे धीरे ऑफिस के अंदर आया। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने 30 साल पहले गांव के छोटे से मकान में जड़ी बूटियों से दवाई बनाकर इस कंपनी की नींव रखी थी। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव था और चेहरे पर सादगी। रिसेप्शन पर बैठे पुराने कर्मचारी उन्हें देखकर तुरंत खड़े हो गए। सबने सम्मान से नमस्कार किया। गोविंद जी मुस्कुराते हुए सीधे अपने बेटे के केबिन की ओर बढ़ गया। अंदर विवेक और निशा लैपटॉप पर आखिरी बार अपने प्रोजेक्ट देख रहे थे। गोविंद जी ने प्यार से कहा, बेटा तैयारी पूरी हो गई क्या? भगवान करे आज तुम्हारी मेहनत सफल हो। विवेक ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका ध्यान लैपटॉप से नहीं हटा। निशा ने गोविंद जी की तरफ देखा और धीरे से बोली, पापा जी आज बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, आप आराम से घर पर रहते तो अच्छा था। गोविंद जी ने सहज होकर कहा, हम तो बस आशीर्वाद देने आए थे, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ जाए तो साथ भी रहेंगे। निशा ने इस बात पर थोड़ा सख्त स्वर में अपनाया। पापा जी आप बुरा मत मानिए, लेकिन आज की मीटिंग पूरी तरह इंटरनेशनल लेवल की है। यह हर छोटी चीजें मायने रखती है। गोविंद जी ने आश्चर्य से पूछा, तो? निशा ने बिना झिझक कहा, आपकी बोली, आपका पहनावा, ये सब हमारी कंपनी की प्रोफेशनल इमेज से मेल नहीं खाता। अगर विदेशी मेहमान पर गलत असर पड़ गया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। गोविंद जी ने धीरे से अपने बेटे की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि विवेक इस बात का विरोध करेगा, लेकिन विवेक ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी आज आप घर पर ही आराम कर लीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। यह सुनकर गोविंद जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। कुछ पल तक वे दोनों देखते रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें सफल करे। उन्होंने किसी से कोई बहस नहीं की, चुपचाप मुड़े और बाहर निकल आए। बाहर निकलते समय रिसेप्शन में बैठे बुजुर्ग चौकीदार ने पूछा, बाबूजी मीटिंग में नहीं बैठेंगे? गोविंद जी ने हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब नई पीढ़ी उड़ान सीख गई है रामलाल, पुराने पैरों की छाव उन्हें छोटी लगने लगी है। इतना कहकर वे धीरे धीरे बाहर चले गए। उधर ऑफिस में विदेशी मेहमान के आने की सूचना मिल चुकी थी। कुछ ही मिनटों बाद काले रंग की लग्जरी कार ऑफिस के सामने आकर रुकी। मिस्टर विलियन अपनी रिसर्च टीम के साथ अंदर आए। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मीटिंग शुरू हुई। निशा ने आत्मविश्वास के साथ शानदार अंग्रेजी में कंपनी का परिचय दिया। विवेक ने आधुनिक मशीन रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजना विस्तार से समझाई। विदेश टीम ध्यान से सब कुछ सुनती रही। प्रेजेंटेशन समाप्त होते ही विवेक और निशा को विश्वास हो गया कि डील लगभग पक्की है। तभी मिस्टर विलियम ने सामने रखी हर्बल क्रीम और बोतल उठाई और शांत आवाज में बोले, आपकी प्रस्तुति प्रभावशाली है, लेकिन मेरा फैसला केवल सुंदर स्लाइड देखकर नहीं होगा। पूरे हाल में खामोशी छा गई। उन्होंने आगे कहा, हमने आपके उत्पाद का परीक्षण किया है। गर्म मौसम में शानदार काम करता है, लेकिन अत्यधिक ठंड वाले देशों में इसकी गुणवत्ता तेजी से कम हो जाती है। क्या आपके पास इसका पूरी तरह प्राकृतिक समाधान है? विवेक ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, सर हम नया स्टेबलाइजर जोड़ सकते हैं। मिस्टर विलियन ने सिर हिला दिया, नहीं, हमें किसी नए केमिकल की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा समाधान चाहिए जो प्रकृति से निकला हो और लंबे समय तक असर करे। निशा जी तेजी से अपने लैपटॉप में रिसर्च फाइल देखने लगी। कई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई, लेकिन किसी में भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दोनों के चेहरे में आत्मविश्वास गायब होने लगा। मिस्टर विलियन ने कुछ पल दोनों को देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, हमें बताया गया था कि इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति ने की थी
जिसे भारतीय जड़ी बूटियों का असाधारण अनुभव है, क्या वे आज यहाँ मौजूद है? यह सवाल सुनते ही विवेक के गले से आवाज निकलना बंद हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे से कहा, वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। मिस्टर विलियम ने अपनी फाइल बंद कर दी। उनकी पूरी टीम भी अपनी कुर्सियों से उठ गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, फिर शायद हम गलत लोगों से बात कर रहे हैं। हमें उस व्यक्ति से मिलना था जिसने इस कंपनी को बनाया है, केवल उन लोगों से नहीं जिन्होंने इसे सजाया है। यह सुनते ही विवेक और निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने सुबह अपनी कंपनी की इमेज के लिए खतरा समझा था, शायद वही उनकी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी। तभी ऑफिस के मुख्य दरवाजे की ओर सबकी नजर गई। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, कंधे पर सूती अंगोछा डाले गोविंद चौहान शांत कदमों से अंदर आए। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न शिकायत और न ही अपमान का कोई भाव। ऐसा लग रहा था मानो सुबह उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी ने सम्मान से उन्हें रास्ता दिया। विवेक का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, पिताजी आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने आपसे घर पे रहने को कहा था। गोविंद जी ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, पिता चाहे जितना भी दुखी हो जाए, लेकिन जब उसे अपने बच्चों पर संकट दिखाई देता है तो उसके कदम अपने आप वहीं चले आते हैं। मुझे लगा शायद मेरी जरूरत पड़ जाए। वे कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी मिस्टर विलियम आगे बढ़े। उन्होंने गोविंद जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप ही इस कंपनी के संस्थापक हैं? गोविंद जी ने विनम्रता से सिर झुका दिया। जी, शुरुआत तो हमने ही की थी, लेकिन अब सब कुछ मेरा बेटा संभालता है। मिस्टर विलियम मुस्कुराए। हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आप अनुमति दे तो हम अपना सवाल दोबारा रखना चाहते हैं। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल एकदम शांत हो गया। सभी कर्मचारियों की निगाह अब गोविंद जी पर थी। मिस्टर विलियम ने मेज पर रखी क्रीम की शीशी उठाई और बोले, हमारी समस्या यह है कि अत्यधिक ठंड वाले देश में यह उत्पाद अपनी गुणवत्ता खो देता है। हम इसमें कोई अतिरिक्त केमिकल नहीं मिलाना चाहते। क्या आपके अनुभव में इसका कोई प्राकृतिक समाधान है? गोविंद जी ने बिना किसी जल्दबाजी के शीशे अपने हाथ में ली। उन्होंने ढक्कन खोला, उसकी खुशबू महसूस की, उंगली पर थोड़ा सा क्रीम लेकर हथेली पर मलकर देखा, फिर आंखें बंद कर कुछ पल सोचते रहे। हाल में बैठे सभी लोग उनकी हर हरकत को ध्यान में देख रहे थे। लगभग 1 मिनट बाद उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, इसमें इस्तेमाल किया गया एलोवेरा किस इलाके का है? सवाल सुनते ही विवेक और निशा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। निशा ने तुरंत जवाब दिया, राजस्थान की हमारी यूनिट से आया है। गोविंद जी ने सिर हिलाया। यही गलती हो गई बेटा। विवेक चौंक गया। गलती? हाँ, हर पौधा हर मौसम के लिए एक जैसा नहीं होता। गर्म प्रदेश में उगा एलोवेरा और ठंडे इलाकों में उगा एलोवेरा एक जैसा व्यवहार नहीं करते। प्रकृति हर मिट्टी के अलग गुण देती। मिस्टर विलियम की आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। गोविंद जी आगे बोले, तुम लोगों ने लैब में सब कुछ मापा होगा, लेकिन पौधे की प्रकृति को नहीं समझा। यही फर्क किताब और अनुभव में होता है। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास पिछले 6 महीनों के सभी बैच की रिपोर्ट है? विवेक ने तुरंत लैपटॉप खोल दिया। गोविंद जी ने रिपोर्ट ध्यान से देखी, फिर उन्होंने एक पन्ने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, दिसंबर वाले मैच में शिकायत सबसे कम आई थी। निशा ने आश्चर्य से कहा, सच में? लेकिन ऐसा क्यों? गोविंद जी मुस्कुराए, क्योंकि उस समय कच्चा माल पहाड़ी क्षेत्र से आया था। बाद में लागत बचाने के लिए तुम लोगों ने सप्लाई बदल दिया। यह सुनते ही विवेक का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत खरीद विभाग के मैनेजर को बुलाया। मैनेजर घबराते हुए बोला, सर, लागत कम करने के लिए हमने नया सप्लायर चुन लिया था। हमें लगा फर्क नहीं पड़ेगा। गोविंद जी ने शांत स्वर में कहा, दवा बनाने में सबसे महंगी चीज मशीन नहीं होती बेटा, सबसे कीमती चीज सही कच्चा माल होता है। मिस्टर विलियम अपनी कुर्सी से उठकर गोविंद जी के पास आ गए। आपने केवल रिपोर्ट देखकर यह कैसे समझ लिया? गोविंद जी हल्का सा मुस्कुराए। 40 साल से पौधे के साथ जी रहा हूँ साहब। हर मौसम की अपनी भाषा होती है, बस उसे सुनना आना चाहिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विवेक और निशा को अपनी विदेशी डिग्री अचानक बहुत छोटी लगने लगी। मिस्टर विलियम ने अपनी टीम की तरफ देखा। उनके वैज्ञानिक तुरंत लैपटॉप पर पुराने परीक्षण निकालने लगे। कुछ ही मिनटों बाद उनमें से एक वैज्ञानिक उत्सुकता से बोला, सर, मिस्टर गोविंद बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिसंबर वाले बैच में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे ज्यादा थी। बाकी बैचों में यह धीरे धीरे कम होती गई। यह सुनते ही मिस्टर विलियम के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने गोविंद जी की तरफ सम्मान से देखा और कहा, आज मुझे समझ आया कि अनुभव किसी किताब का अध्याय नहीं होता,
बल्कि पूरी जिंदगी की कमाई होती है। विवेक की आंखें झुक चुकी थी। उसे सुबह अपने पिता से कई बार तीर की तरह चुभ रही थी। निशा भी शर्म से कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। मिस्टर विलियन ने गंभीर स्वर में कहा, समस्या का कारण तो हमें समझ आ गया, लेकिन क्या आपकी कंपनी इतनी जल्दी से सुधार सकती है? क्योंकि हमारा फैसला आज ही होगा। यह सुनते ही पूरे कमरे का माहौल फिर से तनाव में भर गया। सभी की निगाह एक बार फिर गोविंद जी पर टिक गई। अब जो जवाब आने वाला था उसी पर कंपनी का भविष्य निर्भर करने वाला था। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खामोश था। हर किसी की निगाह केवल गोविंद जी पर टिकी हुई थी। मिस्टर विलियन ने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर गोविंद, अगर आप इस समस्या का ऐसा समाधान बता दे जिसे हम वैज्ञानिक रूप से भी परख सके और बड़े स्तर पर लागू कर सके, तो हम आज ही इस अनुबंध पर फैसला कर देंगे। लेकिन अगर समाधान केवल अनुमान होगा तो हमें यह सौदा यही समाप्त करना पड़ेगा। गोविंद जी ने बिना घबराए सिर हिलाया। उन्होंने सामने रखी क्रीम की शीशी फिर से उठाई और बोली, समस्या दवा में नहीं, समस्या उसकी सोच में है। तुम लोग हर मौसम के लिए एक जैसा उत्पाद बनाना चाहते, जबकि प्रकृति हर मौसम के साथ अपना व्यवहार बदलती है। यह सुनकर विदेश वैज्ञानिक एक दूसरे को देखने लगे। गोविंद जी ने आगे कहा, जिस देश में बर्फ 6-6 महीने तक जमीन ढककर रखती है, वहाँ त्वचा की जरूरत भारत के मैदानी जैसे नहीं हो। अगर पौधे की ताकत बचानी है तो उसे निकालने का समय भी बदलना पड़ेगा और प्रक्रिया भी। उन्होंने वेग की तरफ देखा। बेटा, पिछले महीने जो पहाड़ी क्षेत्र वाला पुराना सप्लायर था उससे संपर्क करो। अगर उसने अभी तक अपनी फसल बेची नहीं है तो तुरंत उसका नमूना मंगवाओ। विवेक ने बिना एक पल गवाए फोन मिलाया। दूसरी तरफ से जवाब मिला, कुछ मात्रा भी सुरक्षित रखी गई है। विवेक ने राहत की सांस ली। गोविंद जी ने मुस्कुराकर कहा, अब लैब में जाकर दोनों नमूनों की तुलना कर लो, एक नया और एक पुराना, फर्क खुद दिखाई देगा। मिस्टर विलियन ने अपनी वैज्ञानिक टीम को तुरंत परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में लैब के भीतर हलचल मच गई। मशीन चलने लगी। स्क्रीन पर लगातार आंकड़े आने लगे। बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। विवेक और निशा की धड़कनें तेज थी। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने ही पिता के ज्ञान को कभी समझने की कोशिश नहीं की। लगभग 40 मिनट बाद लैब का दरवाजा खुला। मुख्य वैज्ञानिक तेजी से कदमों से बाहर आए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रिपोर्ट मिस्टर विलियन के हाथ में दी और उत्साहित होकर बोला, सर, परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। पुराने स्रोतों से आया पौधा प्राकृतिक रूप से अधिक स्थिर है। उसकी नमी बनाए रखने की क्षमता लगभग 30% ज्यादा है। अगर इसी कच्चे माल का उपयोग किया जाए तो उत्पाद ठंडे देशों में भी कई अधिक प्रभावी रहेगा। यह सुनते ही पूरे हाल में हलचल मच गई। मिस्टर विलियन कुछ क्षण तक रिपोर्ट देखते रहे, फिर धीरे धीरे उन्होंने रिपोर्ट बंद की और सीधे गोविंद जी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिना किसी मशीन, बिना किसी कंप्यूटर और बिना किसी आधुनिक सॉफ्टवेयर के वह गलती पकड़ ली जिसे हमारी पूरी टीम कई दिनों से नहीं समझ पा रही थी। गोविंद जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, मशीन बहुत कुछ बता देती है, लेकिन मिट्टी की भाषा आज भी किसान और वैद ही समझते हैं। यह सुनते ही मिस्टर विलियन ने जोर से ताली बजाई। उनकी पूरी टीम खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। ऑफिस के सभी कर्मचारी भावुक होकर यह दृश्य देख रहे थे। विवेक की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आ गया कि सुबह उसी इंसान को उसने कंपनी की इज्जत के लिए खतरा बताया था। निशा की नजर शर्म से झुक गई। उसे अपनी हर बात याद आ रही थी। तभी मिस्टर विलियन ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे पूरे हाल को चौंका दिया। उन्होंने कहा, आज से इस कंपनी के साथ हमारी बातचीत केवल बिजनेस की नहीं होगी, बल्कि ज्ञान की साझेदारी भी होगी, लेकिन एक शर्त है। विवेक ने घबराकर पूछा, कौन सी शर्त सर? मिस्टर विलियन ने शांत स्वर में कहा, जिस व्यक्ति ने इस कंपनी की नींव रखी, आगे से हर महत्वपूर्ण निर्णय वही शामिल रहेंगे। हम केवल उस कंपनी के साथ काम करेंगे जो अपने अनुभव का सम्मान करना जानती हो। यह सुनते ही विवेक और निशा के पास कोई जवाब नहीं बचा। दोनों ने एक साथ अपने पिता की तरफ देखा। गोविंद जी अब भी पहले की तरह शांत खड़े थे, जैसे उन्हें किसी सम्मान या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी समय विवेक ने धीरे धीरे अपने पिता की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सबके सामने झुककर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पूरा हाल स्तब्ध रह गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कुछ घंटे पहले अपने पिता को ऑफिस से लौटाने वाला बेटा अब उन्हीं के चरणों में सिर झुकाकर रो रहा होगा। गोविंद जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनकी आंखों में केवल एक पिता का दर्द था, जो सम्मान मिलने से नहीं, अपने बेटे के बदलने से भर आया था। तभी मिस्टर विलियन ने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली। उसी फाइल में वो अनुबंध रखा था जिसका इंतजार पूरी कंपनी कई महीनों से कर रही थी। पूरे हाल की सांसें थम गई थी। अब फैसला होने से केवल कुछ ही पल बाकी थे। मिस्टर विलियन ने अनुबंध वाली फाइल मेज पर रखी और कहा, इस समझौता पर पहला हस्ताक्षर कंपनी के मालिक नहीं बल्कि उस व्यक्ति के होंगे जिसकी समझ ने आज हमारी पूरी टीम को नई दिशा दी है। पूरा हाल एक बार भी शांत हो गया।
विवेक ने तुरंत फाइल उठाकर अपने पिता गोविंद जी के सामने रख दी। उसकी आवाज भर गई थी। बाबूजी, आज तक मैंने खुद को इस कंपनी का मालिक समझा था, लेकिन सच तो यह है कि मैं सिर्फ आपकी मेहनत का रखवाला हूँ। कृपया पहला हस्ताक्षर आप कीजिए। गोविंद जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मालिक बनने से पहले इंसान बनना जरूरी होता है। आज तुमने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने मुस्कुराकर अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही हस्ताक्षर पूरे हुए, मिस्टर विलियन ने भी तुरंत दस्तखत कर दिए। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। महीनों की मेहनत आखिर सफल हो चुकी थी। मिस्टर विल ने गोविंद जी से हाथ मिलाते हुए कहा, आज मैं अपने देश लौटकर एक बात जरूर बताऊंगा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी पुरानी परंपरा और अनुभवी लोग हैं। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह गोविंद जी के पास आई और उनके चरण छूते हुए बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी सादगी को कमजोरी समझ लिया था। गोविंद जी ने उसे उठाकर कहा, बेटी, रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें अहंकार नहीं आता। गलती मान लेने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। उसी पल विवेक ने सबके सामने घोषणा की, आज से कंपनी का हर बड़ा फैसला बाबूजी की सलाह के बिना नहीं लिया जाएगा। पूरा हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। 1 महीने बाद कंपनी के नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन रखा गया। इस बार मंच पर सबसे आगे गोविंद जी बैठे थे। विवेक और निशा ने साधारण भारतीय परिधान पहन रखे थे। दोनों ने सबसे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लिया, फिर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच पर आते ही विवेक ने माइक संभाला और कहा, आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि बड़ी डिग्रियां इंसान को पढ़ा लिखा बना सकती है, लेकिन सही फैसले अक्सर अनुभव ही सिखाता है। अगर उस दिन बाबूजी ऑफिस में नहीं आते तो हम करोड़ों का यह अनुबंध हमेशा के लिए खो देते। इसके बाद उसने एक घोषणा की, आज से कंपनी के हर नए अधिकारी को 6 महीने तक उत्पाद इकाई और किसानों के साथ काम करना होगा। जो अपनी मिट्टी को नहीं समझेगा वह इस कंपनी का नेतृत्व नहीं कर सकता। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मिस्टर विलियन भी मंच पर आए। उन्होंने कहा, हमने इस साझेदारी में सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी सोच चुनी है जो अनुभव का सम्मान करना जानती है। अंत में विवेक और निशा दोनों ने पूरे कर्मचारियों के सामने गोविंद जी के चरण स्पर्श किए। गोविंद जी ने दोनों को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर इस बार सच्ची मुस्कान थी। उस दिन के बाद कंपनी केवल अपने उत्पादों के लिए नहीं बल्कि अपने संस्कारों के लिए भी पहचानी जाने लगी। डिग्रियां रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम अनुभव करता है। जिसने अपने बड़ों का सम्मान करना सीख लिया, उसकी सफलता को दुनिया भी सलाम करती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।